नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्टैटिक जी के क्वेश्चन और पुराने करंट अफेयर के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी को रिलेट करके इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही प्यारी ये आपकी वीडियो है। लगभग अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो 6 महीने का करंट अफेयर आपका एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार से अगर जिस भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। और आज की क्लास जो है वो पीसीएस लेवल के तक मैं आपको ले जाकर छोड़ूंगा, और वनडे एग्जाम के लिए तो ये वीडियो आपकी सफिशिएंट है ही। इसके साथ साथ जो सर ने आपको ललन टॉप यानी ब्रह्मास्त्र में जो आपको क्वेश्चन कराए थे आधुनिक भारत वाले, वो सारे के सारे आधुनिक भारत के क्वेश्चन मैंने एक जगह लिख दिए हैं, तो उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ प्रमुख दिवस और भी बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो अपनी सीट को कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाइएगा। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, गौर से एक एक क्वेश्चन को सुनिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्लोबल गेटवे सम्मेलन, है ना, ग्लोबल गेटवे सम्मेलन। तो इसका आयोजन किया गया है, तो ग्लोबल गेटवे इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं जीजी सम्मेलन, है ना। तो जीजी सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है? मेघालय में, ठीक है। जीजी सम्मेलन ये आपका हुआ है मेघालय, और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। किस किस के द्वारा कराया गया है इसे? तो देखिए, भारत और यूरोपियन संघ के द्वारा, यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसे क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। यूरोपियन यूनियन जिसे आप लोग जानते होंगे, इसमें 27 सदस्य देश हैं, है ना। कितने? 27। ये 27 लिखे हुए हैं, ठीक है, 24 नहीं है, ये 27 लिखे हुए हैं, 27। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है इंडिया, इसमें संचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जीजी सम्मेलन को हाल ही में आयोजित किया गया था मेघालय में, ठीक है। जीजी का नाम क्या है? मेघा। तो जीजी सम्मेलन आपका कहाँ हो गया? मेघालय में, ठीक है। पीएम डिवाइन योजना आपने सुना होगा। और एक है आपका एट ईस्ट पॉलिसी, ये किससे संबंधित है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इसे किया गया है। तो जीजी सम्मेलन तो मेघालय में, जीजी का नाम क्या है? मेघा, और मेघालय से आप याद रख लेना जीजी सम्मेलन। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, मेघालय की अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके लिए मेघालय से लेकर आया। देखिए, मेघालय संबंधित ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। जैसे नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? मेघालय में। समाज के अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो सके उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया था मेघालय से। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। असम राइफल का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? शिलोंग में ही है। कॉनरेड संगमा यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये यहाँ पे बीडी मिश्रा, ठीक है। यहाँ पर अभी चेंज हुए हैं, मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो चेंज हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन हुए हैं, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ 1 है, और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 60 है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में मनाया जाता है। और 100वीं स्मार्ट सिटी वो भी कौन सी आपकी? शिलोंग ही है। असम राइफल का हेड मैंने आपको बताया कहाँ पर है? शिलोंग में है। और असम राइफल के जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर हैं। इसके बाद देखिए, गारो, खासी, जैंतिया, आपने इन तीनों का नाम सुना होगा। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी और जनजातियाँ कहाँ मिलती हैं? तो मेघालय में ही मिलती हैं। और जो आपकी खासी है ना, खासी जनजाति है, ये कैसी है? कीपाकार है, और इसी के नीचे क्या है? आपका मासेनाम और चेरापूंजी है। तो जिस कारण यहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है? आपकी वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए, बात आई थी सम्मेलन की, है ना। तो सम्मेलन जो भी आपके हुए हैं इन 6 महीनों में, उन सभी की मैंने एक लिस्ट बनाई है, बहुत ही प्यारी सी लिस्ट है। और इस प्यारी सी लिस्ट को देखकर आप चूम लेंगे, आपका मन होगा कि वाह सर आपने मौज कर दी। तो आइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको ये कैसी लग रही है वीडियो, आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी मुझे बताइएगा। देखिए, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं? प्रमुख बैठकें हैं। 108वां जो भारतीय विज्ञान सम्मेलन कांग्रेस का हुआ था वो कहाँ पर हुआ? पुणे में। विंग्स इंडिया 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ हुआ? फिजी ये कहाँ पर है? नाड़ी में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक आपका देश है फिजी, जिसकी राजधानी क्या है? सुबा, है ना। इसकी राजधानी क्या है? सुबा। डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्क्लेव 2023 का हुआ, ये आपका बेंगलोर में हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ? आपका इंदौर में हुआ था। क्वेड 2023 ये ऑस्ट्रेलिया में होनी थी। कहाँ होनी थी? ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका जापान, हिरोशिमा में, ठीक है। इसे यहाँ पर सही करेंगे हम लोग, क्योंकि पुराना डाटा हमारा तो इसलिए लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पर आप लोग जापान कर लीजिएगा। 48वीं G7 की शिखर सम्मेलन बैठक 2022 में कहाँ हुई थी? आपकी जर्मनी में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में। SCO की 2023 की बैठक कहाँ पर होगी? भारत में। 18वां G20 सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो इसकी बैठक भी कहाँ पर होगी? आपके भारत में ही होगी। पोप 27 2022 ये कहाँ पर हुआ? शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ था। इसी प्रकार से आपको क्या रखना है? WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक कहाँ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में।
SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं एक्सपो कहाँ पर हुआ आपका? गुवाहाटी में। अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। 5वां भारतीय आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर में। भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 85वां कांग्रेस का महाधिवेशन कहाँ हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। 46वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई? मनामा बहरीन में। वैश्विक बौद्ध बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और कंप्रेस्ड बायोगैस, इसका वैश्विक सम्मेलन ये भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ने ये क्या क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो साथियों मैं इतना कहना चाहूँगा आप सभी से कि आपको करना क्या है, डेली मेरी वीडियो को देखना है। डेली अपने जो भी आपका 15 मिनट का 20 मिनट का जो समय आपको लगता है, वो आप कान में अपने ईयरफोन को लगाकर आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा। आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद होने लगेंगी। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको रेगुलर मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी आपके समझ में आने लगेंगी, क्योंकि जिस किसी की भी समझ में आ रही होंगी वो समझ पा रहा होगा इस क्लास की अहमियत को। ठीक है, तो हंसते रहिए, है ना। और क्योंकि मैं पता है आप डिप्रेशन में जा रहे होंगे सोच कर कि क्या क्या पढ़ा दिया सर ने। ठीक है, तो डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ आधुनिक भारत के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि मैंने 2 स्लाइड आपके लिए बनाई हैं जो आधुनिक भारत के जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड होंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चनों के मैंने इसमें भी इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, द क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है। तो देखिए ये 3 भाषाओं में बेसिकली इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। और हिंदी में से क्या कहेंगे? जलवायु समाधान कार्यक्रम। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हाल ही में हिंदी का जो वर्जन या कोर्स जारी किया है वो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने किया है, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप सभी लोग, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? आप सभी को एक रसगुल्ला मेरी तरफ से फ्री। ठीक है, कमेंट बॉक्स में स्कॉटलैंड की राजधानी बताइए। देखिए कौन कौन सी भाषा मैंने बताया? हिंदी, अंग्रेजी और अरबी में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारतीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर आपका? कोलकाता में। सहायक संधि ये किस किस के मध्य हुई थी? तो हैदराबाद और बेलेजली के मध्य हुई थी। लेकिन सबसे पहले जो सहायक संधि हुई थी इसको शुरू किसने किया था? डुप्ले ने। अवध पर कुशासन का आधार या अवध पर कुशासन के आधार पर अधिकार किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आपको पता है कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया था। ठीक है, झांसी की रानी, यानी कि आपको पता है ये कैसे हड़पा गया था कि किसी भी बच्चों को गोद नहीं ले सकते। ऐसे ही सबसे पहले इन्होंने हड़प की नीति से किसको हड़पा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले हड़पा था किसको? सतारा को। ये भी याद रखना, सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा को। व्यपगत की नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। सतारा हड़प नीति से पहला हड़पा गया क्षेत्र था। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन सर ने काफ़ी देर में कराए थे आपको, लेकिन मैं आपको 30 सेकंड में ये सारी चीज़ें याद करा दे रहा हूँ। एक बार मेरे साथ बोलिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग। ठीक है, याद हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ऐसा नहीं है कि तंबाकू का दिन है या तंबाकू दिवस है तो आपको रगड़ा मिल जाएगा और आप रगड़ा मार मार के उसे खाएंगे अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस है और 31 मई को ये दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं मनाया जाता कि गुटखा खाएगा गुटखा बटेगा आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि आप कानपुर से हैं, तो कानपुर में आप सभी को गुटखा लवर होते हैं ज़्यादातर, मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कुछ। तो तंबाकू निषेध दिवस आपको पता है 31 मई को मनाते हैं और महीने का अंतिम दिन था आपका 31 मई, तो मैं उस दिन नहीं करा पाया था, लेकिन आज आपको मैं करा दे रहा हूँ। घोषणा इसकी कब हुई थी? 1987 में। और इस बार की थीम काफ़ी प्यारी रखी गई है, हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है, हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं है ना। हमें भोजन की ज़रूरत है, हमें तंबाकू की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी थीम रखी गई है। और इसी के उपलक्ष्य में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 60 दिन का एक कार्यक्रम रखा है, युवा तंबाकू मुक्त। क्या? युवा तंबाकू मुक्त। आप सभी को पता है तंबाकू से क्या होता है? कैंसर होता है, और कैंसर के लिए भारत में दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को दिवस मनाते हैं कैंसर। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बात बताइए कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से छाप दीजिए, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला, स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? तो मनसुख मंडाविया, जो मन को भाते हैं, मन जिसका सुख रहेगा वो मंडाविया रहेंगे। ठीक है, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को।
और कैंसर डे मैंने आपको बता दिया कब, 4 फरवरी को। तो किसी का भी आंसर अभी नहीं आया है। कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसे बोलते हैं? कैंसर के अध्ययन को। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये भी, और देखिए इसके बारे में हम पता करेंगे सारी बातों को, और मॉन्ट्रियल संबंधित जो भी आपकी जानकारी है उनको मैं आपको परिचित कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में ही बाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी है। ऐसी भारत का है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और ऐसी पाकिस्तान का है पाड़ा। कौन सा है? पाड़ा। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, पाकिस्तान में है पाड़ा। आगे देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जो अध्यक्ष या प्रतिनिधि बने हैं, अध्यक्ष नहीं कहेंगे, प्रतिनिधि कहेंगे, ये हैं अंशुमाली रस्तोगी। 2 बार बोलेंगे तो नाम याद हो जाएगा, अंशुमाली रस्तोगी। IMF में वरिष्ठ आपके सलाहकार कौन है? आनंद सिंह। वर्ल्ड बैंक में आपके वरिष्ठ सलाहकार कौन है? हेमांग जानी। WHO के हाल ही में बाह्य लेखा परीक्षक कौन बनाए गए थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ILO को भी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं। और UNO में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज हैं। आगे देखिए, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। और UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, IMF में कुल देशों की संख्या 190 है। वर्ल्ड बैंक में कुल देशों की संख्या 189 है। ILO में कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए ILO में कितने सदस्य देश हैं, और UNO में कितने? आपके 193 सदस्य देश हैं। कितने? 193 सदस्य देश UNO में है। तो कैसी लग रही वीडियो आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए आपको एक जोक सुनाता हूँ बढ़िया सा। जोक में क्या है? चोलू कहता है, बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज ये देखने पड़ते। टोलू कहता है, क्या कहती थी तेरी माँ? तो चोलू कहता है, जब बात ही नहीं सुनी तो मुझे क्या पता क्या कहती थी। ये भी सही बात है, जब बात ही नहीं सुनी तो उसे कैसे पता होगा क्या कहती थी उसकी माँ, है ना। तो ये क्या है? चोलू, और ये क्या है? आपका टोलू। तो चोलू है आप और टोलू है आपका दोस्त। ठीक है, देखिए सर ने एक क्वेश्चन कराया था आपको लास्ट में, बिल्कुल है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो कराया था। तो क्वेश्चन में क्या था आपका? NSC CAVA महिला वॉलीबॉल जो कप हुआ था आपका, भारत और कजाकिस्तान के मध्य फाइनल खेला गया था। तो भारत इसमें विजेता रहा है और कजाकिस्तान इसमें हार गया है। नेपाल में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी नेपाल से ही संबंधित है, तो मैं यहीं पर इसको भी चर्चित कर लेता हूँ आपसे। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई है? तो अरुण जल विद्युत परियोजना हम पहले भी बात कर चुके हैं, अरुण नदी पर थी, और ये भी आपकी कहाँ पर है? नेपाल में ही है। ठीक है, अरुण 3 ये 900 मेगावाट की 2024 से स्टार्ट होगी, और अरुण 4 ये 695 मेगावाट की है। ठीक है, ये भी आपकी कहाँ की है? तो नेपाल की ही है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? राम सहाय यादव। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन से? राम प्रसाद पौडेल। यहाँ की कैपिटल क्या है? काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में ही है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं यहाँ पर? तो सागर माथा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सागर माथा कहा जाता है। नेपाल और भूटान दोनों ही कैसी कंट्री हैं? तो बफर कंट्री हैं। जब 2 बड़े देशों के मध्य में एक छोटी सी कंट्री क्या हो जाती है, उसकी सीमा लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। देखिए नदियों की बात आई है तो आप सभी के लिए एक सिंधु जल समझौता है। क्या है? सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था आपका। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी। तो सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को और 20% पानी भारत को, जबकि रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी भारत को और 20% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये इस वर्ल्ड बैंक के द्वारा बात तय की गई थी। ठीक है, सिंधु जल विवाद जिसे हम कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किए गए हैं सचिन तेंदुलकर। तो स्माइल जो आपके स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? आपके सचिन तेंदुलकर। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें चयनित किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात आई है तो वांद्रा वर्सोवा जो पुल है आपका, जो बीच है, इसका नया नाम क्या होगा आपका? वीर दामोदर सावरकर के नाम पर। अहमदनगर का नया नाम क्या होगा? तो माँ अहिल्याबाई। और औरंगाबाद का नया नाम आप सभी को पता है क्या है? संभाजी नगर। इसी के साथ उस्मानाबाद, यहाँ पर एक उस्मानाबाद था जिसका नाम क्या हो गया है? धारासेव। ठीक है, धारासेव, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है आपका। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ के वास्तुकार कौन थे? गेराल्ड। मुंबई के वास्तुकार कौन थे? गेराल्ड। सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई बसा हुआ है। 7 टापुओं का द्वीप भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। और पहली इलेक्ट्रॉनिक बस भी कहाँ चली थी? मुंबई में चली थी। भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। ऐसे ही कुछ ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा, जैसे आपको पता है गुच्ची।
गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया गया है हाल ही में? तो आलिया भट्ट को बनाया गया था। किसको? आलिया भट्ट को। इसी के साथ साथ पेप्सी को, यानी पेप्सी के कौन बने थे? रणवीर सिंह। कौन बने थे? रणवीर सिंह। जियो सिनेमा के कौन बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बन चुके हैं हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये भी आप सब लोग पॉइंट याद रखिएगा। चलिए एक और बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने। लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई, लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक नई नीति बनाई गई है आपकी, जो नीति क्या कहलाएगी? जो महिलाओं के लिए होगी आपकी, क्योंकि आपको पता है 1 से 8 मार्च के मध्य हम महिला सप्ताह को आयोजित करते हैं, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका। तो इसी के चलते क्या हुआ है, जितनी भी महिला होंगी आपकी और महाराष्ट्र यानी मुंबई में आपका क्या करने जाएंगी? पर्यटन के लिए जाएंगी, तो उसकी बुकिंग में उनको 50% की छूट मिलने वाली है। और हर साल लगभग 30 दिन 50% की इन्हें ऑफ़र या छूट मिलने वाली है। इसके साथ साथ एक और योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई, नमो शोधकारी योजना। तो ये किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जिस प्रकार से पीएम किसान योजना के तहत दिए जाते हैं, है ना, उसमें भी 6,000 रुपये दिए जाते हैं आपके। और पीएम किसान योजना के हाल ही में कितने 4 वर्ष पूरे हो चुके थे, क्योंकि 2019 में ये स्टार्ट हुई थी आपकी। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। तो इनको वो भी मिलने वाले हैं और ये भी मिलने वाले हैं। तो साल में कितने हो गए आपके? 12,000 रुपये। कितने हो गए? 12,000 रुपये। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं कि महीने में 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही आपके, ठीक है, किसानों को महाराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, और इसमें कुछ योजनाएं आपको मैं कराने वाला हूं, तो इन योजनाओं को एक बार आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, मो घर आवास योजना, मो घर आवास योजना, मो घर आवास योजना को आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए गौर से देखिए, मो है ना, मो ओ दिख रहा है इसमें, ओ, तो इसमें भी हमें ओ दिख रहा है। और घर में क्या बनता है आपका? डिश बनता है। घर में क्या बनता है? डिश। तो इस प्रकार से आप रख लेंगे कि मो घर आवास योजना कहाँ की है? उड़ीसा की है। ठीक है, याद रख पाएंगे ना आप लोग? मो से ओ ले लेना, और घर में क्या बनती है? डिश बनती है, प्यारी प्यारी डिश बनती है। आपको भी अपने घर के खाने की याद आती होगी, इस प्रकार से हमें आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका क्या है? उड़ीसा। तो ये मो घर आवास योजना कहाँ की है? उड़ीसा की है। ठीक है, अब जो भी घर आपके अध बने होते हैं, ठीक है, अध बने का मतलब जैसे किसी घर में आपकी क्या नहीं बनी हुई है? लैट्रिन नहीं बनी हुई है, बाथरूम नहीं बने हुए हैं, है ना, या फर्श कच्चा है, तो अध बने घर होते हैं। तो ऐसे घरों को, और जिनका घर बना हुआ है लेकिन टूट गया है, तो उसके जीर्णोद्धार के लिए आप 3 लाख रुपये तक की क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। और 60,000 रुपये तक की इसमें आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा काम किया है उड़ीसा सरकार ने। और ये उन्हीं के लिए केवल जिनकी आय 25,000 रुपये मासिक ना होनी चाहिए। ठीक है, 25,000 रुपये मासिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या मिलेगा? ये इसका लाभ मिल सकेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी है? उड़ीसा है। पुरी, धानु यात्रा, बाली यात्रा, ये सब कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। उड़ीसा में ही आपको बताया कौन सा? कोडांक का सूर्य मंदिर है। कौन सा? कोडार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। ये गंग वंश के शासक थे नरसिम्ह देव प्रथम, इनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और सौर संचालित भारत का पहला 100% जो मंदिर है, ये कौन सा है आपका? यही है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा में ही आपका क्या है? बेलर द्वीप। क्या है? बेलर द्वीप, जहाँ से DRDO अपने क्या करता है? परीक्षण करता है। चांदीपुर भी कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में ही है। यहाँ से भी DRDO अपने क्या करता है? परीक्षण करता है। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट। उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। सारे फैक्ट आप सभी के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अब चलिए कुछ योजनाएं आपको मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये सभी योजना वे योजनाएं हैं जो आपकी PCS की परीक्षा में पूछी गई थी अभी हाल ही में, और UPSC की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछी गई थी। तो ये सब बजट की योजनाएं हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक साथ सभी बजट की योजनाओं को देख लेना, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत आपका क्या होगा? तो 30 स्किल इंडिया सेंटर आपके भारत में खुलेंगे। ये क्वेश्चन पहली बार में पूछा गया था, कितने खुलेंगे? 30 स्किल सेंटर आपके खुलने वाले हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आया था, सेट A का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, मुझे याद है। प्रधानमंत्री PVTG विकास योजना, 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये इसके लिए दिएंगे। संवेदनशील जो आपकी जनजाति होती हैं उन्हें PVTG बोलते हैं। ठीक है, 75 से अधिक हैं उड़ीसा में, तो उनके लिए पैसा आया है आपका। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, 500 ब्लॉक जैसे हेल्थ है, शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। गोवर्धन योजना, तो बेस्ट टू वेल्थ, इसके लिए। PM प्रणाम योजना, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए। मिष्टी योजना, मैग्रोव वनों का संरक्षण करने के लिए। मैग्रोव वन आप लोग जानते होंगे, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, अमेजॉन वर्षावन में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मैग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ये आपका है अमृत धरोहर, 75 रामसर साइटों के संरक्षण के लिए। PM विकास योजना, परंपरागत शिल्पकारों के लिए। महिला सम्मान बचत पत्र,
2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए तक पर आपको 7% की क्या मिलने वाली, 7.5% की सब्सिडी मिलने वाली है, ब्याज मिलने वाली है। श्री अन्न मोटे अनाजों को बोला गया बजट में। हैदराबाद में इसका एक उत्कृष्टता केंद्र भी खोला गया है, एक्सीलेंस सेंटर भी खोला गया है। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं थी आप सभी के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताते नहीं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आप लोग बता दिया करें, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, आप सभी के लिए और मोटिवेट करूँ, क्योंकि जितना मोटिवेट आप मुझे करेंगे उतनी ही बेहतर मैं आप सभी के लिए वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, तो जो सपना लिया है हम दोनों ने मिलकर या आप सभी ने मिलकर या मेरे साथ जितने भी साथी मिले हुए हैं, तो वो सपना हम पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़मीन इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सपना जो देख लिया है वो एक बार तो पूरा करना ही है। ये आप भी ठान लीजिए, ये मैं भी ठान लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो हिमाचल प्रदेश मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? जस्टिस श्री रामचंद्र राव ये क्या बने हैं? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। शपथ इन्हें किसने दिलाई है? तो शिव प्रताप शुक्ला ने। किसने? शिव प्रताप शुक्ला ने। कल भी मैंने आपको एक हाईकोर्ट से संबंधित क्वेश्चन बताया था। राजस्थान हाईकोर्ट की जो नए आपके मुख्य न्यायाधीश बने थे जॉर्ज मसीहा। और देखिए हिमाचल प्रदेश बहुत खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही पहली महिला कोई बनी थी मुख्य न्यायाधीश, तो वो कौन थी? आपकी लीला सेठ, है ना। ऐसे में पूछूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो वे बनी थी फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट से पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी बनी थी। हाई कोर्ट से पहली न्यायाधीश कौन बनी थी? तो वे थी आपकी कौन? अन्ना चांडी, ये केरल से थी अन्ना चांडी। और मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी हाई कोर्ट से पहली? तो लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। इसी प्रकार से बताया, कल भी मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट, बताइए मुझे कौन से आर्टिकल में है हाई कोर्ट? कौन से आर्टिकल में है? इसके साथ साथ 3 हाई कोर्टों की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। ठीक है, जैसे आपका हाई कोर्ट मद्रास का, हाई कोर्ट कलकत्ता का और हाई कोर्ट कहाँ का था? आपका बॉम्बे का। इन तीनों का स्थापित किया गया था 1862 में, 1866 में। ठीक है, ये कब हुआ था? ये कौन सा हुआ था? आपका इलाहाबाद वाला 1862 में। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, है ना। इसके साथ साथ झारखंड का हाई कोर्ट, इसके साथ साथ उत्तराखंड का हाई कोर्ट। ये तीनों की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। तो ये भी आपका रखना है। भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 ही तो है। और 25 में हाई कोर्ट कौन सा है आपका? अमरावती। कौन सा है? अमरावती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सिक्किम के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, है ना। 1975 में हुई थी, ये भी याद रखना। केरल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। 1956 में हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप सभी को बहुत काम देने वाले क्वेश्चन हैं। तो पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बस। पेशेंस है आपके अंदर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। पेशेंस नहीं है तो मेरे ख्याल से कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय भी लग सकता है और चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आप किसकी तरफ? आधुनिक भारत के जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने आपको एक ही स्लाइड में पूरे कराने की कोशिश की है। तो आइए उनका भी हम क्या करते हैं? खोपड़ी में छेद करते हैं, उनको भी पूरा एक बार पढ़ ही लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया आपसे? स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा गया। पहला ही क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा। जमींदारी प्रथा थी, जमींदार में इसमें क्या करते थे? कर वसूलते थे। बंगाल से इसे स्टार्ट किया गया था। रैयतवाड़ी रीड और मुंडो के द्वारा दक्षिण भारत में, और महलवाड़ी ये मैकेंजी के द्वारा पश्चिम भारत में इसको स्टार्ट किया गया था। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। 1834 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो मैकाले ही बने थे। 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बनते कौन? तो MC सीतलवाड़। और 22 में आपके जो विधि आयोग के अध्यक्ष बने कौन है? ऋतुराज अवस्थी बने हैं, और प्रेजेंट में यही हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कौन लाया था? लेटन। ये सबसे ज़्यादा क्रूर माना जा सकता है। कैसा? जो क्रूर था आपका, यानी भारत का बहुत ज़्यादा बुरा चाहता था, वो यही था, लिटन। ठीक है, लेकिन जो भारत के लिए अच्छे थे काफ़ी, वो कौन थे? आपके रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? रिपन ने किया था। और 1811 में 10 की जनगणना जो स्टार्ट की थी ये भी इन्होंने की थी, रिपन ने। आपने एक सुना होगा एल्बर्ट कानून, है ना। एल्बर्ट विवाद सुना है आपने? ये एल्बर्ट विवाद जो था क्या था? इसमें क्या किया गया था एल्बर्ट विवाद में कि अंग्रेज इससे इतने खिलाफ थे, अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ अपना एक संगठन भी बना लिया था। तो एल्बर्ट विल में क्या था? तो इसमें बताया गया था कि जो भी अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ों से अगर कोई गलती होती थी उसमें तो केवल अंग्रेज़ ही सुनवाई करते थे, है ना। यानी जो भी जज थे आपके, न्यायाधीश थे, वो अंग्रेज ही थे। तो इस एल्बर्ट विल में बताया गया कि इसमें एक ना एक आपका क्या होना चाहिए? भारतीय मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए या भारतीय न्यायाधीश भी होना चाहिए। तो इसी बात का विरोध कर रहे थे अंग्रेज, और ये इसीलिए आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है आपका एल्बर्ट विल। ठीक है, याद रखने ना।
रिपन के शासनकाल में ही आया था एल्बर्ट विल। नेक्स्ट है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आप सभी लोग जानते होंगे, काला कानून जिसे कहा जाता है, ना अपील ना दलील और ना ही वकील का कानून इसे कहा जाता है। ठीक है, शक के आधार पर इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये 1919 में आया था आपका। बोर्ड डिस्पैच ये शिक्षा से संबंधित है और 1854 में ये डलहौजी के शासनकाल में आया था। स्थायी स्वशासन देखिए आज भी चल रहा है, आपको बताया रिपन के ही काल में आया था। तो मैंने बताया ना जितने भी अच्छे काम किए हैं वो ज़्यादातर रिपन नहीं किए हैं भारत के लिए। ओपन मेरिडेथ कॉल्ड किसको कहा जाता है? लिटन को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना वैसे होने वाली थी कहाँ, पुणे में, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और मुंबई में ही इसका पहला क्या होता है, अधिवेशन भी होता है 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। किसने की थी? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। लगातार पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ आगे से भी। चलिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसके जनक कौन है? कनिंघम। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। सोची समझी नीति थी बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन इसके लिए हुआ था 7 अगस्त 1905 में ही। ठीक है, नेक्स्ट असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया। रेलवे बोर्ड के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो रॉबर्टसन आयोग ने। रेल बजट को आम बजट के साथ किसने मिलाया था? तो विवेक देवरॉय ने 2017 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, कांग्रेस विभाजन हुआ था इसमें, गरम दल और नरम दल क्या हो गए? अलग अलग हो गए, इनमें फूट पड़ गई। पार्लियामेंट एक्ट 1909 में आया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ और अंबिका चरण मजमूदार ने इनकी क्या की? अध्यक्षता की। कांग्रेस का इसमें विलय हुआ और मुस्लिम लीग का भी इसमें विलय हुआ। होम रूल लीग इसकी स्थापना कब हुई? तो 1916 में एन ई बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ आपका? तो 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और भारत में महात्मा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, इससे पहले इन्होंने क्या किया था? इसे साउथ अफ्रीका में किया था। आगे देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? 1990 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। असहयोग आंदोलन ये समाप्त हुआ आपका 1922 में, है ना। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1920 में। चोरी चोरा कांड ये फरवरी 1922 में हुआ था, तभी इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना आपको बतानी है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कानपुर अधिवेशन इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पहली बार महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। लेकिन कानपुर अधिवेशन 1925 में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और कांकोरी ट्रेन एक्शन ये कब होता है आपका? 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, लेकिन 7 के 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ और इसमें लाला लाजपत राय की पंजाब में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कब आया था भारत में? 1928 में। लेकिन गठन कब हुआ था इसका? 1927 में लंदन में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में आपकी साबरमती से दांडी तक चलती है। गांधी इरविन पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। इसके बाद आपको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, है ना। और 1931 में आपके कौन गए थे? गांधी जी गए थे पहली बार। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। और तीसरा आपका कब होता है? 1932 में गोलमेज सम्मेलन। और आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही साइन हुए और फांसी हुई किसको? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन ये कब हुआ? 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य में। ठीक है, यरौदा जेल महाराष्ट्र में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। चलिए बताइए क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य आपके थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आपके, ये भी बताना है। 1940 में आया था। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान बनकर कब तैयार हो गया आपका? 26 नवंबर 1949 में। और संविधान कब लागू हो गया आपका? 26 जनवरी 1950 को। आप लोग यानी हम सभी क्या हो गए? गणतंत्र हो गए और हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तो ये आपका आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत कम समय में रिवाइज कराने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को। कोई भी आपका मोटिवेशनल कोड हो तो आप ज़रूर मुझे एक बार लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपको कोई दिक्कत हो क्लास संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेरी लेनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से कल इसी समय पर। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।